मॉर्निंग एवरीवन, माय नेम इज़ किरण कुहार और मैं हूं आपकी पेपर 2 यूजीसी नेट ज्योग्राफी की ट्रेनर। लाइव क्लास शुरू हो गई है तो जल्दी से जल्दी अपनी लाइव क्लास ज्वाइन करो ताकि हम अपना जो सेशन है वो आगे शुरू करते हैं। 2 मिनट वेट कर लेते हैं ताकि सभी बच्चे ज्वाइन कर ले और उसके बाद जो क्लास है वो शुरू करते हैं। गुड इवनिंग अजय। बेटे 2 मिनट में क्लास शुरू कर रहे हैं, ठीक है। हाँ जी, शुरू करते हैं तो क्लास फिर। ग्रेडियंट विंड हम पढ़ रहे थे, सॉरी फ्रिक्शनल ग्रेडियंट नहीं, फ्रिक्शनल फोर्स में पढ़ाए हुए थे ना।
तो हम पढ़ रहे थे फ्रिक्शनल फोर्स के बारे में। मैंने आप लोगों को बता दिया था कि फ्रिक्शनल फोर्स क्या होता है, यानी कि आपका घर्षण बल, ये मैंने आपको बता दिया था। फ्रिक्शनल फोर्स कैसे जनरेट होता है ये हमने यहां तक पढ़ लिया था। अब हम आए हुए हैं इसकी कैरेक्टरिस्टिक पे। ठीक है, इसकी पहली कैरेक्टरिस्टिक है कि जो आपका फ्रिक्शनल फोर्स है, घर्षण बल है, इसका परिणाम जो मैग्नीट्यूड है वो किस बात पर डिपेंड करता है? रफनेस। ये भी हमारा हो गया था, ये समझा दिया था मैंने। ये भी हो गया था, यहां पे आए हुए थे। कहते हैं ओवर द वाटर सरफेस, जो पानी वाला सरफेस होता है, जो पानी की सतह होती है, एंड ओशियन द हॉरिजॉन्टल विंड क्रॉस द आइसोबार, जो हॉरिजॉन्टल विंड होती है ना ऐसे, ये आइसोबार को कैसे करती है? ये आइसोबार है, आइसोबार को ऐसे 10 से 20 डिग्री पर क्या है, काटती हैं, क्योंकि यहाँ पे फ्रिक्शनल फोर्स बहुत कम होता है। जहां पे फ्रिक्शनल फोर्स ज्यादा होगा वहां पे आपकी विंड आइसोबार को 90 डिग्री पर कट करेंगी। ठीक है, वाइल दे क्रॉस आइसोबार, और ग्राउंड सरफेस पे ये आइसोबार 45 डिग्री। देखो यहाँ पे तो ऐसे होता है, ये होता है पानी का सरफेस, पानी पे आपकी जो विंड होती है वो बिल्कुल ऐसे होती है 10 से 20 डिग्री, इतना उनका एंगल होता है। लेकिन ग्राउंड पे कितना होता है? 45 डिग्री, 90 का हाफ होता है। उसके बाद कहते हैं द नेट रिजल्ट ऑफ फ्रिक्शनल फोर्स वर्किंग इन अपोजिशन टू द, जो आपका फ्रिक्शनल फोर्स है ना वो क्या है? फ्रिक्शनल फोर्स आपके इन हॉरिजॉन्टल विंड के अपोजिट काम करता है, जिसकी वजह से इन विंड की जो स्पीड है वो 35% तक कम हो जाती है। ठीक है, हैंस विंड ब्लो, आपकी जिसकी वजह से क्या होता है? अब एक यहाँ पे इंपॉर्टेंट बात बताती हूँ। आपका जो पानी है ना, पानी पर फ्रिक्शनल फोर्स क्या होता है? कम होता है। फ्रिक्शनल फोर्स पानी पर होता है कम, है ना? पानी पर फ्रिक्शनल फोर्स कम होता है, तो आपकी जो विंड की स्पीड है ना, विंड की स्पीड पानी पर फ्रिक्शन फोर्स पानी पर कम क्यों होता है? क्योंकि आपका जो पानी वाला एरिया है, जो ओशियन है, वो उसका एक जो सरफेस है वो कैसा है? ज्यादा उबड़ खाबड़ नहीं है, प्लेन सरफेस है, तो हवा आएगी सीधी बह जाएगी ऊपर से, उसको किसी फ्रिक्शन का सामना करना ही नहीं पड़ेगा। थोड़ा बहुत फ्रिक्शन का सामना करना पड़ेगा, बाकी नहीं करना पड़ेगा। इसलिए आपके पानी वाली भाग पे, चाहे वो ओशन हो कुछ भी हो, वहां पे फ्रिक्शन फोर्स कम होता है, जिसकी वजह से वहां पे विंड की जो स्पीड है ना पानी पर, वो कितने परसेंट हो जाती है?
यहाँ पे जो आपका विंड की स्पीड है ना वो 35% कम हो जाती है, यानी कि आपकी जो विंड है ना 65% की स्पीड से आपके जो ओशियन है या वाटर पार्ट है वहां पे बहती है। देखो दोबारा से समझो, आपका पानी पे होता है 100% विंड की स्पीड है, 100 में से 35% पर क्या लग गया, फ्रिक्शन फोर्स लग गया, यानी कि विंड को फ्रिक्शन का सामना करना पड़ा। उसके बाद विंड की स्पीड बच गई 65%। 65% वेलोसिटी, वेलोसिटी यानी कि स्पीड से आपकी विंड वाटर के ऊपर, वाटर वाले पार्ट पे बहती है। वही उसके अपोजिट आपका है लैंड पार्ट। लैंड पर भी हमारी 100% होती है क्या, विंड, विंड की स्पीड, उसमें से क्या होता है 60% जो आपका एरिया है विंड का वो रिड्यूस हो जाता है उसको, क्योंकि फ्रिक्शन फोर्स का सामना करना पड़ता है, जिसकी उससे 60% जो स्पीड है वो कम हो जाती है। सिर्फ 30% स्पीड से, सॉरी 40% स्पीड से जो आपकी विंड है वो लैंड पार्ट पर बहती है, ये यहाँ पे लिखा हुआ है। कहते हैं वेलोसिटी ऑफ विंड, विंड की जो स्पीड है वो 35% रिड्यूस हो जाती है, हैंस विंड ब्लो विद 65% ऑफ वेलोसिटी जनरेटेड बाय प्रेशर ग्रेडियंट फोर्स ओवर ओशनिक सरफेस। ठीक है, ये तो ओशन सरफेस का बताया। अब यही आपका ये है लैंड सरफेस। ऑन द अदर हैंड विंड वेलोसिटी इज रिड्यूस बाय, आपके लैंड पार्ट पे विंड की 60% स्पीड कम हो जाती है, क्योंकि आपके लैंड पर टेरेन क्या है, ज्यादा उबड़ खाबड़ है, कहीं पर पर्वत है, कहीं पे आपके प्लेटू हैं, कहीं पे घाटी है, कहीं पे कुछ है, तो जिसकी वजह से विंड को फ्रिक्शन का ज्यादा सामना करना पड़ता है और विंड की स्पीड लैंड पे 60% कम हो जाती है और सिर्फ 40% जो है आपकी विंड बहती है 40% की स्पीड से। मैं अभी दिखाती हूँ, इसकी वीडियो देखो, उससे ज्यादा अच्छे से समझ में आएगा। ये देखो विंड कैसे बहती है ना, ये दिखाया जाएगा अब आपको इसमें।
ये आपको ये ये क्या है, ये ओशियन वाला पार्ट है। और यहाँ पे है ना, आपकी विंड को रोकने के लिए कुछ भी नहीं है, एक प्लेन सरफेस है। पानी का पार्ट देखो, वहां पे भी कोई माउंटेन नहीं है, कोई कुछ नहीं है। विंड की स्पीड थोड़ी बहुत कम होती है ना, वो कैसे कम होती है, आपका विंड पानी से टकराती है, तो पानी से टकराने की वजह से ना पानी की लहरें ऊपर उठ जाती है, तो उसकी वजह से विंड की स्पीड 35% कम हो जाती है। बाकी 65% के स्पीड से विंड ओशन के ऊपर बहती है। ये कैसे आपको बह रही है, यहाँ पे रोकने के लिए कोई भी आपका लहरों से टकरा के लहरें होती है ना, एक मिनट लहरें दिखाती हूँ। ये ये देखो, ये समुद्र में कितनी बड़ी बड़ी लहरें हैं। ये लहरें किसकी वजह से उठती हैं, ये मैंने बताया तो था सी वेव्स में। ये लहरें किस वजह से उठती हैं, ये लहरें उठती हैं जब आपका पानी और हवा टकराते हैं ना, तो उसकी वजह से आपके समुद्र में ये इतनी बड़ी बड़ी लहरें उठती हैं। और इन लहरों की वजह से ही फिर आपकी विंड की स्पीड कम हो जाती है, लेकिन वो ज्यादा कम नहीं हो पाती, सिर्फ 35% ही कम होती है। 65% की स्पीड से विंड बहती रहती है समुद्र में। ये देखो, समुद्र के बीच में कितनी बड़ी बड़ी आपकी लहरें हैं, बहुत बड़ी बड़ी लहरें हैं। इन लहरों से टकरा के आपकी समुद्र के बीच में विंड की स्पीड कम हो जाती है। अदरवाइज समुद्र में विंड की स्पीड का कम होने का और कोई भी कारण नहीं है। ठीक है, आया समझ में कि कैसे आपके समुद्र वाले पार्ट पे विंड की स्पीड ज्यादा होती है और कम होती है, ये रीजन होता है। ठीक है, आगे चलते हैं। अब हमने ये तीन फोर्स पढ़े, प्रेशर ग्रेडियंट फोर्स, कोरियोलिस फोर्स और आपका फ्रिक्शनल फोर्स। अब इनका क्या रिजल्ट रहेगा, क्या परिणाम रहा है, इसकी वजह से कैसे मूवमेंट हुई, क्या चलेगा, ठीक है, तो वो आपने पढ़ना है। इन फोर्स से कौन सी विंड चलती है, ये आपने पढ़ना है। तो देखो, एज स्टेटेड अबव, नहीं समझ में आया पुराने वाला, ये विंड की स्पीड कैसे कम होती है पानी पे, यही पूछ रहे हो ना। बेटे ये आपका सी का सरफेस है, ये आपका समुद्र है। समुद्र के ऊपर से ये हवा जा रही है, ये हवा की स्पीड 100% है। ये क्यों कम होती है, क्योंकि आपका विंड देखो, जैसे ही इससे बहती है ना, इससे ऊपर से बहने लगी, तो ये पानी से टकराने लगती है थोड़ा थोड़ा। जब पानी से टकराएगी ना, तो पानी का भाग है ना, इस विंड की स्पीड से ऐसे ऊपर उठने लग जाता है और आपकी ये वेव बनती है। इसलिए आपके पानी पे विंड की जो स्पीड है वो 35% रिड्यूस हो जाती है। ह्यूमिडिटी से कोई यहाँ पे रिलेशन नहीं है, यहाँ पे सिर्फ विंड की स्पीड और आपका जो वाटर सरफेस है, यानी कि पानी के जो ऊपर का स्तर है, उससे जब हवा टकराती है,
तो हवा टकराएगी तो क्या है, ये जो पानी है ना, ये हवा की स्पीड की वजह से ऊपर उठ जाएगा। ह्यूमिडिटी वर्ड तो कहीं यूज ही नहीं हुआ। अब आया समझ में अजय? फ्रिक्शन फोर्स सिर्फ और सिर्फ विंड की स्पीड और पानी के जो ऊपर की लेयर है ना, इस विंड में और पानी की ऊपर की लेयर में घर्षण होता है, फ्रिक्शन होता है, इसलिए आपका फ्रिक्शन फोर्स यहाँ पे लगता है। अब देखो, अब हमने ये तीनों पढ़ लिए ना, अब हमें ये पढ़ना है कि इन तीनों फोर्स की वजह से हमारी कैसे विंड चलती है। देखो, सबसे पहले यहाँ पे बोल रखा है कि प्रेशर ग्रेडियंट फोर्स, कोरियोलिस फोर्स और आपका फ्रिक्शनल फोर्स और रोटेशनल फोर्स, ये क्या करते हैं, ये विंड की स्पीड को, डायरेक्शन को कंट्रोल करते हैं पृथ्वी की सरफेस के ऊपर। सबसे पहले बात करते हैं प्रेशर ग्रेडियंट फोर्स की। ये क्या करता है, इसका की वर्ड है एक्सेलरेशन फोर्स भी कहते हैं, क्योंकि ये विंड की स्पीड को बढ़ाता है। ये रिस्पॉन्सिबल है आपकी हवा की स्पीड के लिए, विच इज रिस्पॉन्सिबल फॉर द एयर सर्कुलेशन। हवा का सर्कुलेशन उसके लिए रिस्पॉन्सिबल है, ठीक है। और हवा कैसे चलती है, फ्रॉम हाई प्रेशर टू लो प्रेशर हमारी विंड चलती है। उसके बाद कहते हैं, लेकिन दूसरा जो हमारा फोर्स है फ्रिक्शनल फोर्स, वो क्या कर देता है, विंड की स्पीड को रोकता है, ऑब्स्ट्रक्ट एयर सर्कुलेशन, हवा की सर्कुलेशन को, विंड की स्पीड को क्या कर देता है, रिड्यूसेस विंड स्पीड। और कोरियोलिस फोर्स क्या करता है, आपका विंड को डिफ्लेक्ट कर देता है उसकी पाथ से। तो कहते हैं इन तीनों का, थस द इंटरेक्शन ऑफ दिस कंट्रोलिंग फोर्स, ये तीनों फोर्स मिलके आपका जनरेट अ फ्यू सिग्निफिकेंट, कुछ नए पैटर्न का जो है ओरिजन करते हैं, उनका नाम है जियोस्ट्रोफिक विंड और ग्रेडियंट विंड। ये जियोस्ट्रोफिक विंड क्या होता है, ग्रेडियंट विंड क्या होता है, ये अभी पढ़ेंगे, ठीक है। याद रखना कि इन तीनों फैक्टर की वजह से आपकी ये दो विंड का ओरिजन होता है, जियोस्ट्रोफिक और ग्रेडियंट। जियोस्ट्रोफिक, जियोस्ट्रोफिक को हिंदी में बोला जाता है भूगर्भीय पवन, और आपका दूसरी हो गई ग्रेडियंट विंड को, यहाँ पे ग्रेडियंट विंड हिंदी में ढंग से नाम नहीं दे रखा है, पहले हम जियोस्ट्रोफिक विंड पढ़ते हैं। देखो, आपकी जियोस्ट्रोफिक विंड कौन सी होती है, जब एयर आपकी, जब आपकी हवा वर्टिकल ऊपर उठती है तो 1500 से, जब आपकी एयर ऊपर उठी है तो आपको ये पता है कि 1000 मीटर तक आपकी कौन सी लेयर है, फ्रिक्शनल लेयर है। 1000 मीटर तक आपका फ्रिक्शन जो फोर्स है वो काम करता है। तो आपकी विंड क्या करती है, 500 से 1000 मीटर की ऊंचाई पे क्या हो जाती है, आपकी विंड ऐसे, देखो नीचे से तो ऐसे वर्टिकली ऊपर उठती है, लेकिन 500 से 1000 मीटर की ऊंचाई पे जाके ये ऐसे हॉरिजॉन्टल बहने लगती है, ठीक है। विंड आइसोबार के क्या हो जाती है, पैरेलल हो जाती है। आपकी ऐसे आइसोबार होती हैं, तो इन आइसोबार के पैरेलल आपकी विंड बहने लगती है, और इसे ही बोला जाता है आपका जियोस्ट्रोफिक विंड। द एयर ब्लोइंग, the air blowing above the ground or water surface, generally between 500 to 100 meter, parallel to isobars at the right angle of pressure gradient is called geostrophic wind। और ये कहते हैं कि ये मेंशन किया गया है कि जियोस्ट्रोफिक विंड का जो एल्टीट्यूड है वो 500 से 1000 मीटर के बीच में है। ये आपकी जो जियोस्ट्रोफिक विंड है ये आपकी फ्रिक्शन लेयर से ऊपर बहती है, ठीक है। और इसमें जो ये आपकी जियोस्ट्रोफिक विंड है ना,
जो जियोस्ट्रोफिक विंड चलती हैं, इसमें सिर्फ आपके दो फोर्सेस को कंट्रोल करते हैं, एक है प्रेशर ग्रेडियंट फोर्स और दूसरा है कोरियोलिस फोर्स, क्योंकि 1000 मीटर से ऊपर आपका फ्रिक्शनल फोर्स काम नहीं करता। ठीक है, ये कहते हैं इट इज कंट्रोल बाय ओनली टू फोर्स, सिर्फ दो फोर्स ही इसको कंट्रोल करते हैं, प्रेशर ग्रेडियंट फोर्स और कोरियोलिस फोर्स। ये होती है आपकी जियोस्ट्रोफिक विंड। ठीक है, जैसे आपका एग्जांपल हो गया जेट स्ट्रीम। जेट स्ट्रीम आपकी जियोस्ट्रोफिक विंड का एग्जांपल है, क्योंकि ये बहुत ऊंचाई पर बहती हैं और इसमें जो आपकी विंड चलेगी ना जियोस्ट्रोफिक, यानी कि 1000 मीटर से, ये 1000 मीटर से ऊपर जो विंड चलेगी वो जो फ्रिक्शनल लेयर है, फ्रिक्शनल लेयर से फ्री होगी, क्योंकि इन विंड को फ्रिक्शन लेयर का सामना नहीं करना पड़ेगा। ये सिर्फ दो आपके फोर्स से कंट्रोल होती है, वन इज प्रेशर ग्रेडियंट फोर्स, अनदर इज कोरियोलिस फोर्स। सिर्फ ये दो फोर्सों की वजह से आपकी जियोस्ट्रोफिक विंड का ओरिजिन होता है। ठीक है, उसके बाद कहते हैं जब आपके ये दोनों फोर्स, यानी कि आपका प्रेशर ग्रेडियंट फोर्स और कोरियोलिस फोर्स बैलेंस हो जाता है, तो जो हवा चलती है उसको क्या बोला जाता है, जियोस्ट्रोफिक विंड। ठीक है, और जियोस्ट्रोफिक लेयर आपकी 1000 मीटर से अबव होते हैं। अगर 500 से 1000 ऑप्शन में है तो इसको चूज कर देना, ये आपका करेक्ट ऑप्शन है। ठीक है, उसके बाद कहते हैं विंड की स्पीड ज्यादा, कोरियोलिस फोर्स ज्यादा और विंड का डिफ्लेक्शन भी ज्यादा इस लेयर में भी, और जिसके जैसे आपकी विंड ज्यादा से ज्यादा क्या होंगी, डिफ्लेक्ट होंगी, नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में अपनी राइट तरफ और सदर्न हेमिस्फीयर में अपने लेफ्ट की तरफ। ठीक है, ये होती हैं आपकी जियोस्ट्रोफिक विंड। बस जियोस्ट्रोफिक विंड आपको समझ में आ गया होगा, जो आपकी फ्रिक्शन लेयर के ऊपर चलती हैं। ये देखो, ये 1000 मीटर तक तो हो गया आपका फ्रिक्शनल लेयर। इस फ्रिक्शनल लेयर से ऊपर जो विंड चलती हैं वो भी पैरेलल, वर्टिकल नहीं, ऐसे नहीं चलती, ऐसे चलती हैं, हॉरिजॉन्टल चलती हैं, पैरेलल चलते हैं। किसके पैरेलल, आइसोबार्स के पैरेलल चलने लगती हैं, तो उसको बोला जाता है आपका जियोस्ट्रोफिक विंड या भूगर्भीय पवने। और इस जियोस्ट्रोफिक विंड के चलने का कारण सिर्फ कौन से दो फोर्स है, एक है आपका कोरियोलिस फोर्स और दूसरा है आपका प्रेशर ग्रेडियंट फोर्स। सिर्फ इन दो फोर्स की वजह से आपकी जियोस्ट्रोफिक जो विंड है वो चलती है। ठीक है, उसके बाद है आपका ग्रेडियंट विंड। ग्रेडियंट विंड कौन सी विंड होती हैं, अच्छा, जो ग्रेडियंट विंड है ना, वो आपकी एक जियोस्ट्रोफिक विंड का ही क्या है, एक वेरिएंट है, यानी एक प्रकार है आपकी। इसको ग्रेडियंट विंड को हिंदी में बोलते हैं क्रमिक पवने। क्रमिक पवने आपकी भूगर्भीय पवने या भू आकृतिक पवन का ही एक प्रकार है। और ये कैसी होती है, ये ऐसी घुमावदार या गोलाकार होती है। तो साइक्लोन में जो विंड होती है बेटे, बिल्कुल है, पीपीटी हिंदी में भी है, हिंदी में क्यों नहीं है, सारी हिंदी और इंग्लिश दोनों में है पीपीटी, ये रही, हिंदी इंग्लिश दोनों में है। देखो, ग्रेडियंट विंड कौन सी होती है, इसमें आपकी जो विंड है ना वो घुमावदार या गोलाकार दिशा में चलती है। और अब आप मुझे खुद सोच के बताओ कि आपकी विंड किस में घुमावदार या गोलाकार होकर चलती हैं, जिसमें आपकी आइसोबार्स कैसी हो जाती है, कर्व्ड हो जाती हैं, गोलाकार हो जाती हैं। बताओ किस में होती है। और इन विंड के चलने का जो है ना, ये यहाँ पे देख लो, इन विंड के जो चलने का कारण है वो प्रेशर ग्रेडियंट फोर्स है, कोरियोलिस फोर्स भी है, सेंट्रीफ्यूगल और सेंट्रीपिटल फोर्स है। पहले ये डायग्राम देखो, ये होते हैं आपकी ग्रेडियंट पवने आपके, जो, हाँ जी बिल्कुल अजय, साइक्लोन, साइक्लोन और एंटी साइक्लोन।
ठीक है। साइक्लोन में क्या होता है, साइक्लोन में होता है कि आपका बीच में क्या होता है, लो प्रेशर होता है, और इस लो प्रेशर को कवर करने के लिए हाई प्रेशर से विंड क्या चलती है, बाहर से अंदर की तरफ चलती है। तो ये भी क्या है, एक गोलाकार चक्र में ही क्या बहती हैं। ऐसे ही एंटी साइक्लोन में क्या होता है कि ये लो प्रेशर और बाहर की तरफ हाई प्रेशर, बीच में हाई प्रेशर होता है, और इस लो प्रेशर से हाई प्रेशर की तरफ क्या है, विंड चलती हैं। तो इसको बोला जाता है आपका एंटी साइक्लोन। अब आपको कुछ वर्ड समझने हैं। आपको प्रेशर ग्रेडियंट फोर्स पता है, आपको कोरियोलिस फोर्स पता है, आपको देखो जो साइक्लोन है उसमें आपका प्रेशर ग्रेडियंट फोर्स काम करेगा, कोरियोलिस फोर्स भी काम करेगा। जो आपका एंटी साइक्लोन है इसमें भी प्रेशर ग्रेडियंट फोर्स काम करेगा, कोरियोलिस फोर्स भी काम करेगा। हाँ जी बिल्कुल, चक्रवात और प्रति चक्रवात। लेकिन एक में काम करता है आपका सेंट्रीफ्यूगल और एक में काम करता है आपका सेंट्रीपीटल, केंद्र अपसारी और केंद्र अभिसारी। सेंट्रीफ्यूगल किस में काम करेगा, इस हाई प्रेशर में। सेंट्रीफ्यूगल फोर्स कौन सा फोर्स होता है, जिसमें फोर्स अंदर से बाहर की तरफ लगता है। ठीक है, तो ये लो प्रेशर से हाई प्रेशर की तरफ विंड क्या है, जा रही है। तो इसमें सेंट्रीफ्यूगल और सेंट्रीपिटल किस में लगेगा, इसमें, क्योंकि इसमें हाई प्रेशर से सारी लो प्रेशर की तरफ आपकी विंड चलती है। ठीक है, तो आपके जो ग्रेडियंट विंड है, क्रमिक पवने, इनके चलने का कारण है आपका प्रेशर ग्रेडियंट फोर्स है, कोरियोलिस फोर्स, सेंट्रीफ्यूगल और सेंट्रीपिटल। ये इन फोर्स की वजह से आपकी ये जो ग्रेडियंट विंड है इनका ओरिजिन होता है। ठीक है, और अब मैंने आपको बता रखा है ना कि नॉर्दर्न हेमिस्फेयर में जो आपके चक्रवात हैं वो कैसी डायरेक्शन में बहते हैं, एंटी क्लॉकवाइज में, और आपके जो प्रति चक्रवात हैं वो कैसी डायरेक्शन में बहते हैं, आपकी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में। और सदर्न हेमिस्फेयर में आपके प्रति चक्रवात एंटी क्लॉकवाइज और आपके चक्रवात क्लॉकवाइज, ऐसे मूवमेंट होती है। ठीक है, और ये कहते हैं कि आपकी जो जियोस्ट्रोफिक और ग्रेडियंट विंड है इनमें स्पीड बहुत ज्यादा होती है, नॉर्मल विंड से, जो सरफेस विंड होती है उनसे ज्यादा स्पीड आपकी जियोस्ट्रोफिक और आपकी ग्रेडियंट विंड की होती है। ठीक है, क्यों क्यों इनकी स्पीड ज्यादा होती है, क्योंकि इनको फ्रिक्शन लेयर का सामना नहीं करना पड़ता। ठीक है, आ गया समझ में ग्रेडियंट विंड और जियोस्ट्रोफिक विंड। साइक्लोन की आई क्या है, अगर मैं आपको अब ये कंसेप्ट यहाँ पे बताऊंगी ना तो आपका पूरा लेक्चर निकल जाएगा, और ये टॉपिक तो होगा नहीं और अगला टॉपिक भी नहीं होगा, क्योंकि जब साइक्लोन आएगा तो मुझे साइक्लोन की आई तो बतानी ही है आपको। ये बनती है, बस ये बता देती हूँ कहाँ पे बनती है। ये जहाँ पे आपका लो प्रेशर होता है ना, ये मिड में आपकी बनती है साइक्लोन की आई। सिर्फ ट्रॉपिकल जो आपके साइक्लोन होते हैं ना, यानी कि जो 5 से 23.5 डिग्री के बीच में जो साइक्लोन बनते हैं ना, सिर्फ उनमें क्या होती है, आई होती है साइक्लोन की। बाकी जो 35 से 65 डिग्री के बीच में टेम्परेट साइक्लोन बनते हैं
उनमें साइक्लोन की आई नहीं होती, आई एब्सेंट होती है। तो आपका एक यूपीएससी में भी ये क्वेश्चन था कि ऐसे कौन से साइक्लोन है जिनमें साइक्लोन की आंख नहीं होती, तो वे टेम्परेट साइक्लोन है, या इनको एक्स्ट्रा ट्रॉपिकल साइक्लोन भी बोलते हैं, क्योंकि ये ट्रॉपिकल एरिया से ऊपर बनते हैं, इसलिए इनको एक्स्ट्रा ट्रॉपिकल साइक्लोन बोलते हैं। तो इनमें साइक्लोन की आई नहीं बनती, सिर्फ ट्रॉपिकल। हाँ जी बिल्कुल, साइक्लोन के सेंटर में आपकी यहाँ पे ये जो आपका आई वाला एरिया होता है ना, साइक्लोन की आई वाला एरिया, यहाँ पे ना तो बारिश होगी, यहाँ पे काम कंडीशन न होगी, क्योंकि यहाँ पे विंड जो है ना नीचे उतरती है इस वाले जोन में। और आपकी साइक्लोन की आई के बाद एक एरिया होता है जिसको बोला जाता है साइक्लोन वॉल, दीवार। इस साइक्लोन की वॉल में बहुत ज्यादा, हद से ज्यादा, सबसे ज्यादा बारिश होती है। ठीक है, ये आगे बेल्ट पढ़नी है, ये बेल्ट भी आपसे पूछी जाएंगी, वहां पे पढ़ेंगे इनको। अब आपका है विंड की डायरेक्शन क्या होता है, तो ये कहते हैं कि जिस डायरेक्शन से आपकी विंड बहती है, जिस दिशा से हवा क्षैतिज दाब प्रवणता की ओर बहती है, उसे हवा की क्या कहा जाता है, दिशा कहा जाता है। ठीक है, उसके बाद बोलते हैं अ साउथ ईस्ट विंड मीन्स, ये कहते हैं दक्षिण पूर्वी हवा का मतलब है कि हवा दक्षिण पूर्व से चल रही है, दक्षिण पूर्व दिशा से चल रही है, जिसे ऊर्ध्व दिशा भी कहा जाता है। जबकि विपरीत क्या है, अच्छा अब एक यहाँ पे बोला है कि ये आपका एक स्लोप है, जो पहाड़ी हवा का सामना करती है, हवा का सामना करने वाली पहाड़ी ढलान या जमीनी ढलान को पवन मुखी कहा जाता है। यानी कि ये होता है पवन मुखी ढाल, यानी कि विंडवर्ड स्लोप। और यहाँ पे विंड नीचे उतरते तो इसको बोला जाता है लीवर्ड स्लोप। और मैंने बताई थी जहां पे विंड नीचे उतरेगी वहां पे क्या होगी, नो रेनफॉल, कोई रेनफॉल नहीं होगी, डेजर्ट कंडीशन होगी। ठीक है, ड्राई कंडीशन होगी यहाँ पे। जबकि आपकी विंड जहां से इस लीवर्ड विंडवर्ड एरिया से, पवन मुखी एरिया से या पवन मुखी स्लोप से जब चढ़ेगी हवा, तो हवा ऊपर उठेगी, ऊपर उठ के हवा ठंडी होगी, ठंडी होके बादल बनाएगी, कंडेंस हो जाएगी और आपका बारिश करेगी, हैवी प्रेसिपिटेशन होगी, यहाँ पे बहुत अच्छी वेजिटेशन होगी, बहुत अच्छी सोइल होगी। वही इसके अपोजिट सोइल, ना सोइल अच्छी ना वेजिटेशन अच्छी। ठीक है, जिसको क्या बोला जाता है, लीवर्ड ढलान। ये जो विंड के सामने वाला, ये जहां से विंड चढ़ते उसको बोला जाता है विंडवर्ड स्लोप, और जहां से नीचे उतरते उसको बोला जाता है लीवर्ड स्लोप। दोनों की कंडीशन बता दी कि यहाँ पे विंड ऊपर उठेगी, यहाँ पे विंड नीचे बैठेगी। जब विंड नीचे बैठे तो उसका टेम्परेचर बढ़ जाता है, रिलेटिव ह्यूमिडिटी कम हो जाती है और रेनफॉल कम होती है। ये समझाया था आपको। ठीक है, अब देखो कुछ गैजेट्स है जिनके आपको नाम याद रखने हैं। सबसे पहले आपका विंड वेन। विंड वेन किस लिए यूज होता है, विंड की डायरेक्शन को मेजर करने के लिए। ये एग्जाम में क्वेश्चन आया हुआ है, PYQ है। विंड की डायरेक्शन को मेजर करने के लिए है आपका विंड वेन। ठीक है, और आपका जो ये विंड रोज है, ये क्या है, विंड रोज आपका ना जो मैप होता है, मैप पर विंड की डायरेक्शन और विंड की स्पीड को मैप पर दिखाने के लिए हम विंड रोज का यूज करते हैं। एक होता है विंड वेन। विंड वेन से हम एक्चुअल में एटमॉस्फेयर में विंड की डायरेक्शन को मेजर करते हैं, जबकि मैप पर हम विंड की डायरेक्शन और स्पीड को शो करते हैं विंड रोज की हेल्प से। ठीक है, उसके बाद यहाँ पे दे रखा है कि सर फ्रांसिस ब्यूफोर्ट एक ब्रिटिश थे, उन्होंने एक मेथड बनाया। ठीक है, 1805 में
विंड फोर्स 1805 में। और उसके बाद इन्होंने एक स्केल दिया जिसमें 0 से 12 नंबर थे, जिसको क्या बोला जाता है आपका ब्यूफोर्ट स्केल। अब आपसे ना ये पूछा जाता है कि ब्यूफोर्ट स्केल किसने बनाया था, ये आपको बता दोगे सर ब्यूफोर्ट ने। किस लिए बनाया गया है ये आगे हम पढ़ेंगे, अभी आपको बताया जाएगा कि ब्यूफोर्ट स्केल क्यों बनाया गया है। ठीक है, ब्यूफोर्ट स्केल आपका बनाया है विंड की स्पीड को मेजर करने के लिए, विंड की वेलोसिटी को मेजर करने के लिए। इसमें 0 से 12 नंबर होते हैं। आगे देखेंगे दिस इज नोन एज इसको ब्यूफोर्ट स्केल बोला जाता है। जो आपका ब्यूफोर्ट स्केल है वो ब्यूफोर्ट सर ने एक ब्रिटिश विद्वान थे, उन्होंने बनाया, जिसपे इन्होंने 0 से 12 नंबर दिए। और ये किस लिए बनाया गया, विंड की वेलोसिटी को मेजर करने के लिए। और आपकी विंड की स्पीड को मेजर करने के लिए कौन सा डिवाइस है, ये डिवाइस पूछा गया है, एनीमोमीटर। एनीमोमीटर is used to measure anemometer is used to measure wind speed। ठीक है, आपका एक दूसरे टाइप का भी एनीमोमीटर होता है। देखो एनीमोमीटर के भी आपके टाइप है, प्रोपेलर टाइप एनीमोमीटर है आपका, एक है मेट्रोग्राफ या ट्रिपल रजिस्टर इंस्ट्रूमेंट है। तो आपका जो प्रोपेलर टाइप एनीमोमीटर है ये क्या करता है, विंड की स्पीड को और विंड की डायरेक्शन को दोनों को मेजर करता है। और आपका ये मेटियोरोग्राफ जो और ट्रिपल रजिस्टर ये क्या करता है, ये सिर्फ रिकॉर्ड ही नहीं करता, रिकॉर्ड विंड स्पीड एंड डायरेक्शन, ये रिकॉर्ड करने के साथ साथ है ना आपको ग्राफिक प्रेजेंटेशन भी देता है। देखो विंड की स्पीड को, विंड की डायरेक्शन को तो ये रिकॉर्ड करता ही है, साथ ही साथ ये विंड की स्पीड को और डायरेक्शन को ग्राफिक रिप्रेजेंटेशन में भी हमारे सामने ला देता है। इसमें ऑटोमेटिक रिकॉर्डिंग होती है इस इंस्ट्रूमेंट में। ठीक है, अब आपका जो विंड है ना, विंड की डायरेक्शन में दो तरीके से चेंज होता है। हवा की दिशा में पर्याप्त परिवर्तन को पवन शिफ्ट बोला जाता है। विंड शिफ्ट किसे बोला जाता है, विंड शिफ्ट बोला जाता है हवा की दिशा में डायरेक्शन में जब लगातार सब्सटेंशियल चेंजेस होते रहते तो उसको पवन शिफ्ट कहा जाता है। और ये दो प्रकार का हो सकता है, पहला है आपका घुमावदार हवा का बदलाव, उसके बाद है आपका बैकिंग विंड शिफ्ट, इसको आप वियरिंग विंड शिफ्ट बोलते हो। वियरिंग विंड शिफ्ट क्या होता है, वियरिंग विंड शिफ्ट में जो आपकी हवा की डायरेक्शन है वो कैसे चेंज होती है, क्लॉकवाइज पैटर्न में चेंज होती है। जबकि बैकिंग विंड शिफ्ट में हवा की जो डायरेक्शन चेंज होती है वो एंटी क्लॉकवाइज चेंज होती है। ये डिफरेंस है आपका वियरिंग में और बैकिंग में। वियरिंग में क्या होती है, सुई की घड़ियों के अनुरूप आपके जो विंड की स्पीड है वो चेंज होती है, जबकि बैकिंग विंड शिफ्ट में सुई की घड़ियों के अपोजिट चेंज होता है। ठीक है, ये आ गया आपको यहां तक समझ में। अब आगे हम पढ़ते हैं टाइप्स ऑफ विंड, विंड के टाइप। सबसे पहले आपका प्रिवेलिंग, परमानेंट विंड या आपका इनवेरिएबल और प्लेनेटरी विंड। दूसरी आपकी सीजनल विंड, तीसरी आपकी लोकल विंड, चौथी आपकी माउंटेन और वैली ब्रिज, पांचवी आपकी लैंड एंड सी ब्रिज। हिंदी में देख लो, सबसे पहली है आपकी प्रचलित या स्थायी हवाएं या अपरिवर्तनीय या ग्रही हवाएं, इनके नाम याद रखने हैं, कोई भी नाम पूछा जा सकता है। दूसरा है आपका मौसमी हवाएं, तीसरा है आपका स्थानीय हवाएं, चौथी है आपका पहाड़ और घाटी की हवाएं, पांचवी आपका भूमि और समुद्री हवा। जो सबसे पहले है वो है आपका प्रचलित या स्थायी हवाएं। ये कौन सी हवाएं होती है, पूरे अर्थ पर ऐसी हवा होती हैं जिनकी डायरेक्शन में कभी भी चेंज नहीं आता, ना तो सीजन के अकॉर्डिंग ये चेंज होती है, ना ही आपका किसी और रीजन की वजह से चेंज होती है, ये पूरा साल अपने जो जगह है उस पर बहती रहती है। जैसे ये आपका अर्थ है, अर्थ पे ये 0 डिग्री
0 डिग्री से आपका 30 डिग्री लगा लो, 30 से आपका 60 डिग्री और फिर आपका 90 डिग्री। तो 0 से 30 डिग्री के बीच में आपकी चलती हैं कौन सी विंड? ट्रेड विंड, यानी कि आपकी ईस्टर्ली। और ईस्टर्ली है तो ईस्टर्ली की डायरेक्शन कैसे होगी? ईस्ट टू वेस्ट डायरेक्शन ये चलती है। उसके बाद आपकी 30 से 60 के बीच में जो विंड चलती है उनको बोला जाता है आपका वेस्टर्ली, यानी कि आपकी पश्चिमी हवाएं। और पश्चिमी है तो ये वेस्ट टू ईस्ट चलती हैं ये विंड। उसके बाद है आपकी पोलर विंड, जो आपके पोलर एरिया में जो हवाएं चलती है उनको बोला जाता है आपकी पोलर विंड। और ये तीनों प्रकार की जो विंड है ये आपकी हमेशा पूरा साल ग्लोब पर बहती रहती हैं, कभी भी इनकी डायरेक्शन चेंज नहीं होती, इसलिए इनको अपरिवर्तनीय या ग्रही प्लेनेटरी विंड बोला गया है। ये प्लेनेट पे पूरा साल 12 के 12 महीने ये बहती रहती हैं। उसके बाद है आपकी मौसमी हवाएं। मौसमी हवाएं वो हवाएं होती है जो सीजन के अकॉर्डिंग चलती है, जैसे आपकी मॉनसून विंड। उसके बाद आपकी कुछ स्थानीय हवाएं आती है। स्थानीय हवाएं का ओरिजिन कैसे होता है? जब आपके पर्टिकुलर प्लेस में के टेम्परेचर और प्रेशर में क्या होता है, जब आपके किसी पर्टिकुलर प्लेस के टेम्परेचर और प्रेशर में डिफरेंस आ जाता है तो उसकी वजह से आपकी कुछ हवाओं का ओरिजिन होता है। जैसे आपकी लू चलती हैं अप्रैल मार्च, अप्रैल मई में आपकी लू चलती हैं। आपकी नॉर्वेस्टर है, आपकी शिनूक है, तो ये सारी आपकी लोकल विंड है जो आपके हर एरिया की लोकल कंडीशन की वजह से ओरिजिनेट होती है। उसके बाद है आपका माउंटेन और वैली ब्रिज और आपका लैंड एंड सी ब्रिज। ये लैंड और सी ब्रिज तो मैंने आपको बहुत बार समझाया है, ठीक है। आ गए ये विंड के टाइप समझ में? बताओ जल्दी से, ये विंड के जो टाइप हैं आप लोगों को समझ में आ गए? अब है ना, ये यहां से क्वेश्चन आया हुआ आपका कि मैक्रो लेवल और प्राइमरी और जनरल सर्कुलेशन में कौन सी विंड है। उसके बाद आपकी सिनेप्टिक स्केल या सेकेंडरी सर्कुलेशन पे कौन सी विंड है, माइक्रो लेवल पर आपकी कौन सी विंड है। तो देखो सबसे पहले है आपकी मैक्रो। मैक्रो का मतलब होता है सबसे बड़े लेवल पे, सबसे बड़े लेवल पे आपकी जो विंड चलती है। तो सबसे बड़े लेवल पे आपकी कौन सी विंड चलती है? ये चलती है आपकी ट्रेड विंड, वेस्टर्ली और पोलर, यानी कि आपकी परमानेंट विंड मैक्रो लेवल की विंड है और इनको प्राइमरी सर्कुलेशन में जो है सम्मिलित किया गया है, ठीक है। उसके बाद है आपका सिनोप्टिक स्केल या सेकेंडरी सर्कुलेशन में, यानी कि मैक्रो से छोटे लेवल पर जो चलते हैं उसमें है आपके साइक्लोन है, एंटी साइक्लोन है, मॉनसून है, एयर मासिस है। ये आपके सिनोप्टिक स्केल या सेकेंडरी स्केल पे है। और माइक्रो लेवल पे है आपकी लोकल विंड्स। लोकल विंड्स में जैसे होगी आपकी चिनूक हो गई, चिनूक के बाद आपकी फोएन हो गई, आपकी मिस्ट्रल है, आपका बोरा है, आपका ब्लिजार्ड है। बहुत सारी ऐसी विंड हैं जो आपकी हर प्लेस की टेम्परेचर और प्रेशर में डिफरेंस के कारण ये ओरिजिनेट होती है और उनके प्लेस के अकॉर्डिंग इनका नाम दे दिया जाता है, स्थानीय पवनें बोलते हैं, ठीक है। तो अब सबसे पहले पढ़ते हैं लोकल एंड सीजनल विंड्स। देखो लोकल विंड्स, स्थानीय और मौसमी हवाएं। एक, हाँ जी बिल्कुल, हरमटन, हरमटन को डॉक्टर विंड भी बोलते हैं। हरमटन को डॉक्टर विंड क्यों बोला गया ये जानेंगे आके। बिल्कुल सही सविता, बिल्कुल सही। अच्छा, आपकी स्थानीय और मौसमी हवाएं ये ना एक सीमित इलाके तक, एक लिमिटेड इलाके तक ही क्या है इनका ओरिजिन होता है और सीमित परिस्थितियों, स्थानीय परिस्थितियों के कारण चलने वाली हवाओं को स्थानीय
पवन कहा जाता है, और ये तृतीयक वायुमंडलीय परिसंचरण की श्रेणी में इनको डाला गया है। ठीक है, ये जो आपकी लोकल विंड्स है ना, लोकल विंड्स का ओरिजिन कैसे होता है? सबसे पहले टेम्परेचर, टेम्परेचर में जब डिफरेंस आता है तो प्रेशर का ओरिजिन होता है, और जब प्रेशर में डिफरेंस आता है तो आपकी विंड का ओरिजिन होता है। और जब हर प्लेस, मान लो ये आपका एशिया, ये अफ्रीका है, ये यूएसए है, तो यहाँ पे टेम्परेचर अलग से मिल रहा है, यहाँ पे टेम्परेचर अलग से, यहाँ पे टेम्परेचर सबको मिल रहा है सेम, लेकिन इनकी लोकेशन, इनकी ऊंचाई के बेस पे टेम्परेचर फिर अलग अलग तरीके से मिल रहा है। ठीक है, तो जिसकी वजह से यहाँ पे भी प्रेशर अलग होगा, यहाँ पे भी प्रेशर अलग, यहाँ पे भी प्रेशर अलग, और इन टेम्परेचर और प्रेशर में वेरिएबल आने की वजह से ही आपकी ये लोकल विंड्स का ओरिजिन होता है। स्थानीय हवाओं की तापीय विशेषताओं में भिन्नता होती है, और इसलिए इन्हें विभाजित किया जाता है ठंडी और गर्म स्थानीय हवाओं में। अब ये जो आपकी लोकल विंड्स है ना, ये दो तरीके की होती है, कुछ आपकी कोल्ड विंड होती है और कुछ आपकी वार्म विंड होती है, यानी कि कुछ आपकी आपकी ठंडी पवने और कुछ आपकी गर्म पवने होती हैं, ये अब हम पढ़ेंगे। और ये कहते हैं कि ये बताया जा सकता है कि आपकी जो ये लोकल विंड्स है, स्थानीय जो हवा है ना, इनकी उत्पत्ति का जो प्राथमिक कारण है वो हवा में भिन्नता है। हवा में वेरिएशन कैसे आता है? आपके तापमान और प्रेशर में डिफरेंस की वजह से। ये थोड़ा सा अपोजिट हो गया, यहाँ पे देखो, ये यहाँ पे सही दे रखा है। इट मे बी पॉइंटेड आउट दैट प्राइमरी कोज, आपकी लोकल विंड के ओरिजिन होने का जो प्राइमरी कारण है वो है आपके स्थानीय स्तर पर जब अलग अलग तरीके से हीटिंग और कूलिंग होती है, टेम्परेचर में वेरिएशन आता है, तो उसकी वजह से प्रेशर में वेरिएशन आ जाता है, और जब प्रेशर में वेरिएशन होता है तो उसकी वजह से हमारी विंड चलती है। और ये प्रोसेस मैंने आपको बहुत बार समझा दिया, कोई भी भूलेगा नहीं कि हमारी विंड का ओरिजिन कैसे होता है और क्यों हमारी विंड हाई प्रेशर से लो प्रेशर की तरफ चलती है, क्योंकि ये हमने डायग्राम से बहुत बार समझ लिया। उसके बाद आपकी है पीरियोडिक लोकल विंड्स। ये लोकल विंड्स यानी कि आपकी स्थानीय पवने, ये कहते हैं जो पवने तापमान और प्रेशर में वेरिएशन की वजह से ओरिजिनेट हो जाए उनको बोला जाता है पीरियोडिक। यानी कि आज जैसे आज का, अगर मैं आज का दिन लगाऊं, आज भी आपके लैंड पे टेम्परेचर अलग है, आपके वाटर पे टेम्परेचर अलग है, तो इसकी वजह से भी हर दिन भी एक विंड का क्यों है ओरिजिन होता है, और उन विंड को बोला जाता है लैंड एंड सी ब्रीज। 24 घंटे में जब आपकी पवनों में हेर फेर हो जाता है, उनकी डायरेक्शन में चेंज होता है, उसको बोला जाता है आपका पीरियोडिक लोकल विंड। यानी कि दिन के हिसाब से आपकी जो पवने हैं, सुबह से शाम, वो सुबह कैसे चलती है? सुबह पवने चलती है समुद्र से लैंड की तरफ, और शाम को चलती है लैंड से समुद्र की तरफ। यही होता है आपका लैंड एंड सी ब्रिज। किसी को याद है मैंने लैंड एंड सी ब्रिज आपको बताया था? समुद्र एवं भूमि एवं समुद्री समीर। ये तो बहुत इजी है, याद है किसी को? लैंड एंड सी ब्रिज मैंने आपको समझाया था। हर देखो, हर दिन भी आपको टेम्परेचर आपकी अर्थ सरफेस पे अलग अलग मिलता है, तो उसकी वजह से भी हर दिन भी सुबह शाम भी आपकी कुछ पवनें चलती हैं, उनको क्या बोला जाता है? पीरियोडिक ड्यूरनल विंड। यानी कि जो दिन के हिसाब से आपकी पवनें चलती हैं, उसमें होता है आपका लैंड एंड सी ब्रिज सबसे पहला। किसी को भी नहीं याद लैंड एंड सी ब्रिज क्या होता है? सविता को याद है? देखो, आपका सबसे पहले समझो ये है आपका सी ब्रिज। चलो, आपको एक बात तो याद होगी कि मैंने आपको बताया था कि आपका जो लैंड पार्ट है उसका ऐसा नेचर है कि वो जल्दी गर्म और जल्दी ठंडा हो जाता है। वही पानी क्या है? पानी आपका लेट गर्म और लेट ठंडा होता है।
ये आपको याद है सबको। तो अब दिन में क्या होता है ना, दिन में आपका सूर्य होता है, तो जब सूर्य ज्यादा मिलता है तो आपका ये रेत वाला जो पार्ट है ना, यहाँ पे यानी कि जो धरती वाला पार्ट है, भूमि वाला पार्ट है, यहाँ पे क्या है, टेम्परेचर इसको लैंड को भी और वाटर को भी इक्वल मिल रहा है। पर क्योंकि आपका लैंड कैसा है, ओपेक, उसका तो सिर्फ सूर्य की किरणों को 10 सेंटीमीटर ही गर्म करना पड़ता है, जबकि आपका जो पानी है, पानी को 200 मीटर की गहराई तक गर्म करना पड़ता है। तो किस में ज्यादा टाइम लगेगा गर्म होने में, पानी में। तो आपका क्या होता है, आपका लैंड पार्ट का टेम्परेचर ज्यादा हो जाता है और सी पार्ट का जो टेम्परेचर वो कम हो जाता है। जब यहाँ पे टेम्परेचर ज्यादा, तो यहाँ पे लैंड पे लो प्रेशर और आपका पानी पे हाई प्रेशर। अब मैंने क्या बताया था, आपकी विंड कैसे चलती है, विंड चलती है हाई प्रेशर से लो प्रेशर। आपकी पवनें एकदम से चलेंगी हाई प्रेशर से लो प्रेशर की तरफ, इस लो प्रेशर को बैलेंस करने के लिए। तो इसको बोला जाता है आपका समुद्र समीर, यानी कि सी ब्रिज। और ये जब आपकी हवाएं समुद्र के ऊपर से गुजर रही होंगी, तो ये अपने साथ में कुछ नमी भी ले लेती हैं, पानी ले लेती है, जिसकी वजह से फिर ये जैसे ही कोस्टल एरिया पे आपके धरती वाले भाग पे पार्ट घुसती है और वहां पे कोई पहाड़ी होती है, तो उससे टकरा के ये बारिश कर देती है। ऐसे ही आपको ये जो इंडिया है, इंडिया का ये वाला जो कोस्ट है, वेस्टर्न कोस्ट, यहाँ पे बारिश इसी वजह से होती है। ठीक है, दिन में लैंड से सी नहीं, दिन में आपके सी से लैंड की तरफ चलती है। ये प्रेशर का कर लिया करो, आप कंफ्यूज नहीं होगा फिर जहां से चलेगी। जैसे आपका यहाँ पे समझाती हूँ, जैसे आपका दिन है, दिन में आपका सन है, जब सन है तो ये आपका लैंड पार्ट है और ये आपका क्या है, ओशियन पार्ट है। ठीक है, तो लैंड पार्ट पे टेम्परेचर क्या है, ज्यादा, क्योंकि आपका लैंड का नेचर कैसा है, जल्दी गर्म जल्दी ठंडा हो जाता है। और आपका ओशियन का टेम्परेचर क्या होगा, कम, क्योंकि ये लेट गर्म होता है। फिर यहाँ पे क्या होता है, जब टेम्परेचर ज्यादा है तो प्रेशर लो है और यहाँ पे प्रेशर हाई है, तो आपकी विंड कहाँ से कहाँ चलती है, हाई प्रेशर से लो प्रेशर की तरफ। तो ये कहाँ से कहाँ चल रही है, हाई प्रेशर से लो प्रेशर की तरफ, यानी कि ओशियन से लैंड की तरफ। तो ओशियन से लैंड की तरफ चल रही है, तो इसलिए इसको बोला जाता है आपका समुद्र समीर, क्योंकि ये समुद्र से आपके लैंड पर जा रही है। और रात को इसका अपोजिट होता है। ठीक है, रात को क्या होता है, ये आपका है लैंड पार्ट और ये है आपका वाटर पार्ट। रात में अब क्या होगा, अब लैंड का कैसा नेचर है कि ये जल्दी जल्दी आपकी लैंड जल्दी गर्म जल्दी ठंडा, ये जल्दी सारी एनर्जी को छोड़ देती है और क्या हो जाती है, ठंडी। तो इसका टेम्परेचर क्या हो जाता है, रात को कम हो जाता है। और पानी का कैसा नेचर है कि ये लेट गर्म होता है लेट ठंडा, ये लेट से एनर्जी छोड़ता है, तो इसका टेम्परेचर ज्यादा होता है। अब प्रेशर हाई कहाँ पे होगा, आपका प्रेशर हाई होगा लैंड पे और आपका लो प्रेशर कहाँ पे होगा, वाटर पे। तो आपकी विंड कहाँ से कहाँ चलेगी, लैंड से सी की तरफ चलेगी, पानी की तरफ। हाई प्रेशर से लो प्रेशर अब ऐसे क्रिएट हुआ, तो अब ये रात को लैंड से वाटर की तरफ चलते, तो इसको बोला जाता है आपका लैंड ब्रिज। दिन में क्या चलती हैं, दिन में आपकी सी ब्रिज। याद रखना, सी ब्रिज बारिश करती है, क्योंकि ये समुद्र के ऊपर से आ रही हैं, तो ये नमी ले लेती है अपने अंदर। लेकिन रात को ये हवाएं अपनी धरती से पानी की तरफ चल रही है और आपके यहाँ पे पानी की इतनी ज्यादा अवेलेबिलिटी नहीं है जितना समुद्र पे है, इसलिए आपकी लैंड ब्रिज बारिश नहीं करती। क्लियर हुआ आपको ये? ठीक है, रात में लैंड से सी की तरफ और दिन में सी से लैंड की तरफ। अगर आपको ये हाई प्रेशर लो प्रेशर वाला कंसेप्ट समझ में आ गया ना, तो आपको ये भी याद नहीं करना पड़ेगा रात को कहां से कैसे चलते हैं, 1 मिनट में डायग्राम बना के कर लोगे कि हाँ रात को ऐसे होता है।
ठीक है, तो अब आप पेपर 1 की क्लास ले सकते हो क्योंकि हमारी जो क्लास है वो खत्म हो गई है। अब मिलते हैं कल। कल आपका फिर वही टाइम रहेगा 12:30 से आपकी 2:30, 12 बजे के आसपास या 12:10 के आसपास मैं क्लास शुरू कर दूंगी। देखते रहा करो, मैं अपलोड कर देती हूँ टाइम टेबल। ओके, कल विंड वाला खत्म कर देंगे और विंड के साथ साथ आपका जो एयर मास है, विंड के बाद तो अभी हमारा और भी रहता है ह्यूमिडिटी, प्रेसिपिटेशन ज्यादा रहता है। कंफ्यूजन होने लगती है, कहाँ पे कंफ्यूजन होती है बताओ मुझे। बस एक चीज याद रखो, टेम्परेचर में प्रेशर में इनवर्स रिलेशनशिप है। टेम्परेचर कहाँ पे ज्यादा होगा ये तो हमें पता ही है, आपका लैंड जल्दी गर्म होती है वहां पे टेम्परेचर ज्यादा। बस ये एक की पॉइंट याद रखो कि टेम्परेचर में और प्रेशर में इनवर्स रिलेशनशिप होता है, कभी भी वे सेम नहीं हो सकते। ठीक है, तो मिलते हैं कल, तब तक के लिए टेक केयर एवरीवन, गुड नाइट, शुभ रात्रि, हैव ए नाइस डे।